हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल संभव में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले की जो कक्षा है उसमें देखा था कि अंग्रेजों की जो बंगाल में विजय है, प्लासी तथा बक्सर के युद्ध के बारे में हमने इससे पहले वाली कक्षा में देखा। तो फ्रेंड्स, इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कि इससे जो बक्सर, प्लासी और बंगाल अभियान के विषय में जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के आखिर में। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि किस संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है इलाहाबाद की संधि के तहत क्लाइव ने क्या करा, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत करी। 1765 में वो लागू होता है और 1772 में उसे वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर देते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। तो क्लाइव ने, यानी कि इलाहाबाद की संधि से शुरू हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव ने उसे शुरू किया था और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में उसे समाप्त कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया। हमने देखा था कि सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे वो क्या करते हैं, जब प्लासी का युद्ध होता है तो उसमें मीर जाफर जो उसके मुख्य सेनापति थे वो क्या कर देते हैं, उन्हें धोखा दे देते हैं, जिस कारण से सिराजुद्दौला उस प्लासी के युद्ध में हार जाता है और अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि की। कौन सी संधि की? हमने देखा था कि सिराजुद्दौला ने जब बंगाल में कासिम बाजार और आपका विलियम जो किला था, फोर्ट विलियम जो किला था, उस पर जब अपना अधिकार कर लिया तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना बंगाल पर चढ़ाई करने आई, उन्होंने फिर से वापस 2 जनवरी 1757 को उसे अपने राज्य में फिर से मिला दिया, जिससे कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। तो वो कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की। चौथा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गया। जब अंग्रेजों से मीर कासिम के मतभेद होते हैं तो वो क्या करता है, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर ले जाता है, जो बाद में क्या बनता है, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में एक युद्ध का प्रमुख कारण भी बन जाता है। उसको लगता था कि यदि वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद रखे तो अंग्रेज उसे क्या करेंगे, बार बार परेशान करते रहेंगे, जिस कारण से उसने अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था। हमने देखा था कि 1760 में रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चले गया था, ब्रिटेन। तो जो बक्सर का जो युद्ध हुआ वो अंग्रेजों और 3 सेनाओं की जो संयुक्त सेना थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम तथा मुगल जो बादशाह थे शाह आलम सेकंड, उनकी सेना और अंग्रेजी सेनाओं के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे। इसमें हमने देखा था अवध का जो नवाब है, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट, ये 3 इस युद्ध में क्या थे, मित्र थे। यानी कि इसका जो आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है कि क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो इसमें से हमने देखा था कि जो प्लासी का युद्ध है वो उसने अपनी कूटनीतिक चालों से जीत लिया था। तो इसमें प्लासी का युद्ध क्लाइव के द्वारा जीता गया था और बक्सर का जो युद्ध है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। तो
इसके पश्चात हमने देखा कि बंगाल का जो 24 परगनों की उसे दीवानी मिल गई थी। तो इसमें जो आंसर है वो है बी, बंगाल में दीवानी का अधिकार उसे मिल गया। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था? जब मीर कासिम बंगाल की गद्दी पर बैठता है तो वो सबसे पहला क्या करता है, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है और उसके पश्चात व्यापार से संबंधित जो कर नीति है उसमें क्या करता है, भारतीय व्यापारियों को भी कर में छूट देता है। तो इसका जो मुख्य रीजन है वो बी है, व्यापार कर जो है वो मतभेद का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला? क्लाइव के जब प्लासी का 1757 में प्लासी का युद्ध होता है उसके पश्चात जो क्लाइव है वो बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? तो इसका आंसर है वाजिद अली शाह, यानी कि जब 1764 में अवध जो है वो उस पर अंग्रेजी सेना के द्वारा अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तथा भारत के जो मुगल बादशाह थे उनको हरा दिया जाता है। उस समय वो अपने अधीन नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में जब वाजिद अली शाह वहां का नवाब था उस समय उसको वो अंग्रेजी राज्य में विलय कर देते हैं। तो इसका आंसर है डी। सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा? सिराजुद्दौला के बाद हमने देखा था जब 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या करता है, मीर जाफर उसको धोखा देता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को गद्दी पर बैठाते। तो इसका आंसर है डी, मीर जाफर। सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध के समय पराजय का क्या कारण था? क्लाइव की कूटनीति, सिराजुद्दौला की गलत नीति, सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना, या इनमें से कोई नहीं। हमने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीतिक चाल से सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था, यानी कि बिना किसी युद्ध के ही उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इसका आंसर है ए, रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति। प्लासी कहाँ है? तो प्लासी अगर देखा जाए तो वो कहाँ है, बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में निम्नलिखित थे, दिल्ली का बादशाह सिराजुद्दौला और मीर कासिम फ्रांसीसी सुजाउद्दौला। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि दिल्ली का जो बादशाह सिराजुद्दौला और मीर कासिम ने क्या कर लिया था, अपनी संयुक्त सेना लेके बक्सर के मैदान में इकट्ठा होते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो इसमें हमने देखा था अलवर्दी खां जो है उसने बंगाल में जो यूरोपीय है उनकी तुलना मधुमक्खियों से की थी कि यदि जिस प्रकार से मधुमक्खी को अगर हम छेड़े ना तो वो क्या देती है, हमें शहद देती है, और अगर हम उन्हें छेड़ ले तो वो काटती भी है। उसी प्रकार से उन्होंने यूरोपियों को भी कहा। ठीक है, तो ये जो तुलना है ये किसने की थी, अलवर्दी खां ने। तो इसका आंसर है सी, अलवर्दी खां। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रतिफल क्या था? जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें ब्रिटिश विजय का प्रतिफल क्या था? तो हमने देखा था कि जो बंगाल में जब प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद कंपनी को क्या मिलता है, 24 जो परगना है उसकी दीवानी मिल जाती। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 24 कंपनी द्वारा 24 परगने का अधिग्रहण करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट था? तो इसमें है सी, मीर मदान। हमने देखा था कि मीर मदान क्या होता है, प्लासी के युद्ध में मारा जाता है। तो सी इसका आंसर है। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था? हमने देखा था 9 फरवरी 1757 को
ये जो अलीनगर की संधि हुई थी वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। तो इसका आंसर है सी। बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया? तो इसमें है, हम देखें तो मीर कासिम ने क्या करा, मिदनापुर का जो क्षेत्र है वो कंपनी को प्रदान किया। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? उसने साम्राज्य के वजीर के तौर पर उसे नियुक्त किया था। मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था? तो हमने देखा था कि उसने राजधानी जो है वो अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, जिस कारण से इनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका आंसर है बी, राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण नया मोड़ क्या था? शने शने नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया। मतलब जब मीर जाफर शासक बनता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके जो अधिकार है वो समाप्त कर देते। तो इसका आंसर ए होगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए क्यों रखा? क्योंकि वे सोचते थे कि यह जो व्यवस्था है वो अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं है। तो इसका आंसर है ए। कौन सा युग्म सुमेलित है? दुर्लभ बंगाल का कोषाध्यक्ष, जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ, मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान, या राजा शिताब राय बंगाल का दीवान। तो इसमें देख सकते हैं हम तीसरा और चौथा जो विकल्प है वो सही है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, यानी कि मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान था और राजा शिताब राय बंगाल का दीवान था। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई? तो हमने देखा था सिराजुद्दौला के समय में हॉलवेल जो अंग्रेज अधिकारी था उसने 20 जून 1756 को एक कहानी बनाई कि 14/18 के एक कमरे में सिराजुद्दौला ने, नवाब ने क्या करा, 146 जो अंग्रेज थे उनको उस कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब उस कमरे को खोलता है तो उसमें से मात्र 23 लोग बचते हैं। ये किसने कहा? अंग्रेज अधिकारी जो हॉलवेल था, जो उस समय उसमें मौजूद था, वो कहते हैं कि नवाब ने ऐसा किया, जिसे कि बाद में किस नाम से जाना गया? ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना गया। तो ये किसके समय में हुई? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? तो इसमें हम देखते हैं जो सी विकल्प है वो सही है, सफदरजंग को मुगल सम्राट प्रथम वजीर नियुक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो अंग्रेजों ने किसे दुधारू गाय कहा था? वो था अवध। स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहाँ थी? जब मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है तो वो अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ स्थानांतरित करता है? मुर्शिदाबाद। तो जो बंगाल राज्य की स्वतंत्र जो राजधानी थी वो कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया था? इलाहाबाद की संधि क्लाइव और शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये तीन लोग थे जिन्होंने इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को और दूसरी 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुई थी उसमें शाह आलम और क्लाइव के हस्ताक्षर थे, जबकि दूसरी जो 16 अगस्त 1765 को हुई उसमें शुजाउद्दौला, अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हस्ताक्षर किए गए। 33 जो क्वेश्चन है इसमें से सुमेलित कीजिए कि हैदराबाद, अवध, बंगाल, आरकट, इनमें से कौन कौन थे जिन्होंने अलग राज्य की स्थापना की? तो इसमें सबसे आसान चीज है,
अगर आपको इसमें से एक भी आए तो उसका आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि बंगाल का मुर्शिद कुली खां, यानी कि तीसरे का चौथा, तो इसमें एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें तीसरे का चौथा है, वो है दूसरा, यानी कि हैदराबाद निजामुल मुल्क अवध की अगर बात करें तो सादत अली खां, और बंगाल की मुर्शिद कुली खां, अर्काट की सादतुल्ला खां। तो इसका आंसर है बी। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तखतों के दुरुपयोग करने से किससे उसके संबंध बिगड़ गए? तो इसमें है मीर कासिम से उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। जो अधिकारी है वो दस्तखतों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे कि मीर कासिम के साथ अंग्रेजों के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो इसका आंसर है डी। अब है बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर वसूल किया। तो इसमें हमने देखा था कि जो इजारेदारी प्रथा है वो किससे शुरू की थी? मुर्शिद कुली खां ने। तो आंसर है इसका बी। निम्नलिखित में से कौन मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वालों में से एक था? इसमें हम अगर देखें तो इसका जो आंसर है वो सीताराम रे, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, ये 3 लोग थे। तो इसका आंसर है सी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था, कौन था? हमने जो इससे पहले वाली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने देखा था जब मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है तो उसने क्या करा, सबसे पहले अपने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करा। तो इसका आंसर है ए। 38 मीर कासिम द्वारा कंपनी को प्रदत्त जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? तो इसमें हमने देखा जो मीर कासिम द्वारा को जो जिला दिया जाता है, जिसकी जमींदारी दी जाती है, तो उसमें मुजफ्फरपुर जो है वो सम्मिलित नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है कि राज बल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित में से किसके प्रधान शत्रु थे? तो इसमें हमने देखा था ये सारे जो है ये सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। मतलब ये सब लोग सिराजुद्दौला से चिढ़ते थे, जो कि आगे चलकर अंग्रेजों का साथ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें हमने देखा कि मीर मदान मीर जाफर का दीवान है, राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। तो इसमें डी जो ऑप्शन है वो सही है कि जगत सेठ जो है वो बंगाल का क्या था? प्रसिद्ध बैंकर था। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अलवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें हम देखें कि जो अलवर्दी खां बंगाल का नवाब था, उनकी जो सैनिक दृष्टि से वो मराठों से क्षीण थे। इसका आंसर हुआ सी। बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें हम देखते हैं मुर्शिद कुली खां सबसे पहले बनते हैं, उसके बाद उनके जो दामाद है शुजाउद्दीन, फिर उनके पुत्र सरफराज, और उसके पश्चात अलवर्दी खां बंगाल के नवाब बनते। तो 2, 1, 3 और 4। तो इसका जो आंसर है 2, 1, 3 और 4, ए जो आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप कहां पर वहां का वार्षिक राजस्व हो गया? तो जब उसने बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व सुधार किए तो उस समय उनका जो वार्षिक राजस्व है वो 1,50,00,000 रुपए हो गया। सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का कारण था उसकी कमजोर सेना, उसकी धार्मिक नीति, व्यापार में कमी और आर्थिक आपदा, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। सिराजुद्दौला के साथ क्या होता है? आंतरिक साजिशें होती है और विश्वासघात होता है। तो इसका आंसर है डी। घसीटी बेगम, शौकत जंग, राज बल्लभ और यार लतीफ खान जानी दुश्मन थे। हमने
इससे पहले वाली कक्षा में देखा था कि ये सारे किसके दुश्मन थे? सिराजुद्दौला के दुश्मन थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हैदराबाद निजामुल मुल्क, अवध सआदत खां, बंगाल अलवर्दी खां, केरल मार्तंड वर्मा। तो इसका जो आंसर है वो है ए। 1 2 3 4 ये चारों क्या है? मिले हुए हैं। मतलब हैदराबाद का जो स्थापना की वो निजामुल मुल्क ने की, अवध की सआदत खां ने की, बंगाल की अलवर्दी खां बंगाल का नवाब था और केरल का था मार्तंड वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी आनुवंशिक हो गई? तो मुर्शिद कुली खां के शासन के बाद बंगाल की जो सूबेदारी है वो आनुवंशिक हो जाती है। निम्नलिखित में से बंगाल का वो कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था? तो वो कौन था? वो था अलवर्दी खां। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से मालूम हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो।